Hey everyone, welcome to Simple Concepts. I'm your educator नियति पौर. Guys, आज के हमारे इस क्लास में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड. तो शुरू करने से पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स सब टॉपिक्स हमें इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं. सबसे पहले हम जानेंगे क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई इंग्लैंड में और इंग्लैंड में ही क्यों हुई. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, किस प्रकार से रेवोल्यूशन आया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. विल लर्न अबाउट द पावर लूम, कॉटन गीन, देन स्टीम इंजन, ब्लास्ट फर्नेसेस. ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन के बाद थोड़ा बहुत जानेंगे हम. फिर हम फोकस करेंगे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में. इसके अंदर हम फार्म मैकेनाइजेशन, क्रॉप रोटेशन, लैंड कंसोलिडेशन पे फोकस करेंगे. देन वी विल लर्न अबाउट पीक ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, किस प्रकार से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पे था इंग्लैंड में. उसके बाद हम जानेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन अदर कंट्रीज जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान. उसके बाद हम टैरिफ बैरियर्स के बारे में जानेंगे. वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द रेस फॉर रॉ मटेरियल के बारे में, हाउ इट वेंट फ्रॉम विलेजेस टू द सिटीज. उसके बाद हम इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के बारे में जानेंगे. देन लास्टली वी विल लर्न अबाउट इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और क्या क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेस थे. फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग पे किस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, चाइल्ड लेबर था. हम जानेंगे लेबर लॉज के बारे में, मतलब अंडर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे लेबर लॉज थे, ट्रेड यूनियंस कैसी थी, ट्रेड यूनियंस बाकी कंट्रीज में किस प्रकार से थी. यू विल ऑल्सो नो अबाउट द लेजर फेयर इकोनॉमी, किस प्रकार से कैपिटलिज्म भी था. लास्टली हम जानेंगे सोशलिज्म के बारे में. तो ये सारे टॉपिक्स हम इस एंटायर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड के बारे में जानेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट अप विद द लेक्चर, ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है मेरे पास आपके लिए, एंड दैट इज इफ यू वांट टू इंश्योर योर सिलेक्शन इन दिस यूपीएससी 2020, अनअकैडमी हैज गॉट टू यॉल अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. और मैं इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए कह रही हूँ, व्हाई, बिकॉज इन टुडे सिचुएशन जहाँ पे कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है, कोविड सिचुएशन बहुत बुरी तरह से हमारे कंट्री में फैल रही है. इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू गो आउट एंड अटेंड एनी ऑफलाइन क्लासेस सो विच अदर ऑप्शन डू वी हैव, या फिर हम कौन से ऑप्शन से बचते हैं, हमारे पास बचता है, और वो है ऑनलाइन क्लासेस. और अनअकैडमी के अलावा आई रियली डू नॉट थिंक सो कोई ऐसा ऐसा डिपेंडेबल कोई सोर्स है जिस पे हम पूरी भरोसा कर सकते हैं कि भाई हाँ, इनका हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आर प्रिपरेशन विल बी अप टू दैट लेवल, या फिर ऑफलाइन क्लासेस की तरह ही हमारा प्रिपरेशन हो सकता है. वी कैन नॉट रियली ट्रस्ट एनी सोर्सेज दैट आर अवेलेबल over there. So here there are 3 dynamic batches that are going on Unacademy, and what you have to simply do is take Unacademy ka plus subscription for 24 months, because here you're getting 67% off and you just have to pay 64,000 over here. But at the same time, if you use our code UPSCYT, then there is a 10% additional discount that you're getting. मतलब कि आपको total 77% का डिस्काउंट यहाँ पे टोटली मिलता है, एंड यू जस्ट हैव टू पे 57,600, विच आई फील इज वेरी लो इफ यू कंपेयर इट विद द ऑफलाइन क्लासेस, है ना. ऑफलाइन क्लासेस तो खैर बहुत ज़्यादा फीस होते हैं, बट वी डोंट हैव टू पे दैट मच ओवर हियर. एंड अनअकैडमी हैज़ गॉट टू योर यूपीएससी चैंपियनशिप, वेर इन द मेंटर्स दैट यू आर गेटिंग आर लाइक राकेश वर्मा, मृणाल पटेल और आतिश माथुर सर जैसे लोग आपको मिल रहे हैं मेंटरिंग के लिए. एंड इफ यू एनरोल योर सेल्फ टू दिस चैंपियनशिप नाउ, देन इट विल बी फॉर द एब्सोल्युटली फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट. सो ऑल्सो गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेरी विज़ योर प्रिपरेशन, या फिर अगर आपको कोई डाउट है आपकी प्रिपरेशन, आप किस प्रकार की आपने स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, या फिर अनअकैडमी प्लस से रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट्स हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, देन द नंबर विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन दैट नंबर, और you can WhatsApp us. We the educators at Simple Concept are very happy, will be very happy to help you all. Similarly, जो भी यहाँ पे हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, राइट, विज़ योर सिलेबस या फिर आपके प्रिपरेशन को रिलेटेड. सो इफ यू वांट योर नोट्स रिगार्डिंग ऑल दोज टॉपिक्स इन द फॉर्म ऑफ PDF, देन यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक ऑफ द ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. इन एनी केस इफ यू आर अनेबल टू फाइंड द ग्रुप, या फिर अगर वो लिंक वर्क ना कर रही हो आपके लिए, देन यू कैन जस्ट गो टू योर टेलीग्राम अकाउंट. वहाँ पे सर्च बार में जाकर अगर आप सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी के नाम से अगर आप सर्च करते हो, देन यू विल बी एबल टू फाइंड our group. So having said that, let's start with our today's class, Industrial Revolution in England.
तो यहाँ पे गाइज हमने थोड़ा चेंजेस किए हैं कि जैसे कि हम पहले क्या करते थे सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे, वी वर जस्ट गिविंग यू ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड इसके तहत क्या होता था कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते थे कि उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मिस आउट होते हैं. Like in any case, if they are not able to listen to these videos, तो पॉइंट्स मिस आउट करते हैं. सो देन दे वांट प्रॉपर नोट्स PDF फॉर्मेट में. तो इसलिए मैंने क्या किया है, अब की बार मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए मेंशन किए हैं. एंड व्हेन विल बी, मैं यहाँ पे जो हम सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, राइट, विल बी पुटिंग ऑल दोज पॉइंट्स इन अ ग्रुप. तो यहाँ वहाँ पे जाकर अगर आप वो PDF अगर आप डाउनलोड करते हो, यू विल बी एबल टू गेट ईच एंड एवरी पॉइंट दैट वी आर मेंशनिंग ओवर हियर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड के बारे में. सो थ्रू हर ओवरसीज ट्रेड इंक्लूडिंग ट्रेड्स इन स्लेव्स, शी हैड accumulated vast profits which could provide the necessary capital in the trade rivalries of European countries. She had emerged as an unrivaled power. She had acquired colonies which ensured a regular supply of raw materials. So यहाँ पे बात हो रही है इंग्लैंड की कि किस प्रकार से इंग्लैंड ने जो ब्रिटेन था पूरी उन्होंने ओवरसीज ट्रेड पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कब्जा पा लिया था. वो स्लेव्स की ट्रेड भी करते थे, मतलब जो ब्रिटेन था वो करता था. उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रॉफिट और इतना ज़्यादा वेल्थ उन्होंने एक्यूमुलेट किया था अपनी कंट्री में कैपिटल के फॉर्म में, यानी कि वो पैसों के मामले में उन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करके रखी थी अपनी कंट्री के लिए. एंड वो ये वेल्थ कहाँ से लाते थे, तो सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे, वो ये वेल्थ लाते थे अपने कॉलोनीज के पास से. सो जितना ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने कॉलोनीज को हेरेस करते थे जो भी लोग थे, राइट. अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें या फिर वेस्ट इंडीज़ या फिर इंडिया फॉर दैट मैटर, तो हम जानते हैं बहुत सारे लोग, हम ग्रेट फेमिन ऑफ बंगाल के बारे में जानते हैं कि इतने ज़्यादा लोग मर गए थे. बट एट द सेम टाइम इंग्लैंड जो था वो फ्लरिश कर रहा था अपने टाइम में. सो ये जो सारा वेल्थ था वो उसका प्राइस पे कर रहे थे जो कॉलोनीज थे ब्रिटेन के, वो प्राइस पे कर रहे थे. तो इन सारे मामलों में इंग्लैंड का हाथ धरने वाला यहाँ पे कोई नहीं था. वो भले ही वो कैपिटल एक्यूमुलेशन हो गया या फिर ट्रेड हो गया या फिर स्लेव्स की ट्रेड हो गया या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें इंग्लैंड सबसे ज़्यादा आगे था. बट एट द प्राइस इसका कौन पे कर रहे थे, कॉलोनीज पे कर रहे थे. So after the disappearance of serfdom, people were no longer tied to the land and were free to do any job they could find. The enclosure movement that began in 18th century. Big landowners wanted to consolidate their large land holdings. In this process, small peasants who had all holdings in land were ousted, and large army of landless unemployed people was created. Thus, there was no shortage of labor force to work in these factories. तो हुआ यूँ था यहाँ पे कि जो हैंडीक्राफ्ट्स थे या फिर कारागिर जो लोग होते हैं ना, उनके जो प्रोडक्ट्स होते थे, आप कंसिडर कर सकते हैं अगर पॉटरी वगैरह हो गया, तो उनके जो स्किल्स थे उनका एकदम से डिमांड जो था मार्केट में वो बिल्कुल भी कम हो गया. इसके बारे में मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है मेरे लास्ट वीडियो में, तो आप चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार से उनके जो उनके पास जो स्किल्स थे उनका एकदम से वो डेमोलिश, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे एक प्रकार से फॉरेनर्स ने या फिर जो कैपिटलिस्ट लोग थे उन्होंने. सो उनके पास यहाँ पे अपने जो उनके जॉब्स थे, राइट, यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स हो गया या फिर पॉटरीज वगैरह, उनको बंद करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन और बचा नहीं था. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, उन्होंने अपना पूरी जो धंधा था उन्होंने बंद कर लिया था. और इसका रिजल्ट ये हुआ गाइस कि बहुत सारे लैंडलेस लेबरर्स जो थे, पेजेंट्स तो खैर छोटे छोटे जो फार्मर्स थे वो तो अपने फार्मिंग में मतलब जिनकी लैंड्स थी वो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे. बट ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिनके पास फार्म्स या फिर आप लैंड्स अवेलेबल नहीं थे. तो ऐसे लोगों के एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन अक्यूमुलेट हुआ जिनके पास ना तो स्किल्स थी, मतलब थी तो उनके पास स्किल्स थी बट उनका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं था. तो ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठा, मतलब ऐसे गैदर हो गए एक पर्टिकुलर एरिया में, और शॉर्टेज ऑफ लेबर की फिर बिल्कुल भी कमी नहीं थी. तो ये सारे लोग जो थे ना, उनको इंडस्ट्रीज में फिर एज ए लेबरर के तौर पे उनको एम्प्लॉय कर दिया गया बाय द कैपिटलिस्ट पीपल. So as a result of revolution of 17th century, a stable system of government had been established which was no longer under the domination of the feudal class.
commercial classes had acquired more political power and there was no danger of government interference. तो यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट लोग जो थे, जिनके पास इंडस्ट्रीज जो ओन करते थे और जिन्होंने क्लियरली वहां पे मेंशन करा था कि जो वर्कर्स हैं जो हमारे फैक्ट्रीज में काम करने के लिए आ रहे हैं, दे आर जस्ट मेंट टू टेक द वेजेस, डेली वेजेस वो लें और अपने घर पे चले जाए. सो दे वर नॉट गिवन एनी राइट्स, या फिर उनको कोई भी ऐसा उनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं बचा था, ना तो उनको कोई राइट्स दिए जाते थे, क्योंकि वो सारी जो इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्री में जो मशीन्स थे वो पूरी ओन किए जाते थे ओनर्स के द्वारा. सो उनको यहाँ पे कोई भी राइट्स, उनका डेवलपमेंट एज सच कुछ हो नहीं रहा था. ये जो पूरा गवर्नेंस के ऊपर पूरी जो था वो कैपिटलिस्ट लोगों ने कब्जा कर लिया था. कमर्शियल क्लासेस ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी. So England had plenty of natural resources such as iron and coal, essential for the industries. The sources of iron and coal existed side by side, and this saved England from many difficulties that other countries faced. तो एक प्रकार से एक नेचुरल ब्लेसिंग भी थी इंग्लैंड के ऊपर कि उनके पास आयरन एंड कोल अबंडेंटली उनके पास अवेलेबल थे, बट यही सेम चीज नहीं होती थी बाकी कंट्रीज के द्वारा. तो एक प्रकार से ये सारी चीजें भी बाकी जो कॉलोनीज थी या फिर जो ऐसे कंट्रीज जिनके ऊपर इंग्लैंड ने कब्जा तो नहीं किया था, बट वो इंग्लैंड से कंपेयर अगर हम लोग करें तो इकोनॉमी उनकी बहुत कम थी एज कंपेयर टू इंग्लैंड. सो इंग्लैंड डेवलप्ड अ लार्ज शिपिंग इंडस्ट्री एंड हैड नो प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो उन्होंने एक तरह से अपने जो ट्रेड है उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे फोकस किया. 17th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया, शिपिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया. तो यही वो शिपिंग उन्होंने यहाँ से ट्रेड करना शुरू किया और एक प्रकार से नए कॉलोनीज उन्होंने उन्होंने जगह डिस्कवर किए और उन पे उन्होंने राज करना शुरू किया. तो पहले तो वो ट्रेडिंग के तौर पे आते थे, जैसे कि इंडिया में बंगाल में वो लोग आए थे कि भाई हम लोग बस ट्रेड करेंगे, पर थोड़े टाइम में उन्होंने जैसे वक्त चला गया उन्होंने थोड़ा मतलब वॉर स्ट्रेटेजीज उन्होंने डेवलप की और उन्होंने जिस प्लेसेस पे वो ट्रेडिंग करने के लिए जाते थे वो उन्होंने कॉन्कर करना शुरू किया. सो दे हैड नो प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के मामले में वो ऐसे ट्रेडिंग भी किया करते थे और अपनी जो आर्मी थी उनको भी वो ऐसे कॉलोनीज में लाके फिर अपनी आर्मी वो बिल्डअप करते थे. सो नो अदर कंट्री एंजॉयड ऑल दिस एडवांटेजेस एट दिस पीरियड. सम सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज एंड सम फ्रॉम अनफेवरेबल पॉलिटिकल सिस्टम. तो एक प्रकार से क्या हुआ कि बाकी जो कंट्रीज थी, बाकी जो नेशंस थे, वो उनकी इकोनॉमी और इंग्लैंड की इकोनॉमी सेम लेवल पे नहीं जाती थी. कुछ लोग पॉलिटिकली सफर कर रहे थे कि उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सही नहीं था और एक प्रकार से उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी. और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी इकोनॉमी तो खैर एडमिनिस्ट्रेशन तो उनका ठीक ठाक था, बट उनके पास ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे. सो एज उनके पास उन्होंने फिर अपना डेवलपमेंट भी कुछ नहीं किया था व्हेन इट केम टू ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रेड के मामले में. सो इंग्लैंड का जो है एंटायर ग्लोब पे एक अपर हैंड सा बना रहा था. सो व्हेन इट केम टू ट्रेड या फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने के मामले में अगर हम देखें तो इंग्लैंड एक एरिया वाइज अगर हम देखें तो बहुत छोटा देश था, बट उनके पास वेल्थ अक्यूमुलेशन इतनी ज्यादा थी कि दे हैड दिस पावर टू रूल ओवर द एंटायर ग्लोब, बिकॉज रेस्ट ऑफ द कंट्रीज दे वर रेस्ट ऑफ द नेशंस जो थे वो डेवलपिंग थे या फिर अंडर डेवलप थे, पुअर थे, या फिर उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के पास यूनिटी नहीं थी. छोटे छोटे स्टेट्स में, छोटे छोटे राज्यों में पूरा इंडिया डिवाइड हुआ करता था. जो राजा थे उनके बीच में यूनिटी नहीं थी एंड एट द सेम टाइम ऑटोक्रेटिक रूल भी होता था, लाइक मुगल्स एंड एवरीवन. सो द कंट्री सिटीजन्स या फिर जो लोग रहते थे इंडिया में पूरी वो इंडियंस के नाम पे नहीं जाना जाते थे. सो These factors made England natural place for industrial revolution to begin. तो एक प्रकार से जब इंग्लैंड को पता चला कि उनकी भाई शिपिंग इंडस्ट्री हमारी बहुत अच्छे से चल रही है या फिर हम ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हमने कॉलोनीज भी अच्छी तरह से एस्टैब्लिश की है, तो उनके पास एक
बेबी स्टेप्स लेना उन्होंने यहाँ पे शुरू किया कि इंडस्ट्रीज पे उन्होंने ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना शुरू किया, बिकॉज दे न्यू कि यहाँ पे आने वाला जो वक्त है वो मशीन का वक्त होगा, मशीन एज यहाँ से होगी। तो उन्होंने एक प्रकार से वो भाप लिया था ऑलरेडी, एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग ऐसे गुड्स या फिर ऐसे मशीन्स उन्होंने डेवलप करना शुरू किए जो कि मैन पावर या फिर एनिमल पावर को एकदम से एलिमिनेट करे। सो ऑलमोस्ट अदर यूरोपियन कंट्रीज हैड एग्रीगियन इकोनॉमीज एंड लिव्ड अंडर द बैकवर्ड political system. Many of them, such as Italy and Germany, were not even united and suffered from many economic restrictions. तो जैसे कि हम जानते हैं पॉलिटिकल कंडीशन थी फ्रांस की या फिर जर्मनी की या फिर इटाली की, वो उतनी ज़्यादा स्टेबल, उतनी ज़्यादा क्या मतलब वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। और जर्मनी में एक प्रकार से उनके अलग क्राइसिस चल रहे थे, फ्रांस में उनके रेवोल्यूशंस पे रेवोल्यूशंस शुरू होने जा रहे थे, मतलब उनकी जो नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनके पास कोई हक नहीं थे, या फिर उनके जो किंग्स हैं उनको भी हेड कर दिया जाता था। सो एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज शुरू हुए थे, एंड दिस वेंट ऑन स्टिल विद, मतलब ये सारे इश्यूज जो थे वो कंटिन्यू थे, इटाली में भी कंटिन्यू थे और जर्मनी में भी कंटिन्यू थे। तो जर्मनी तो खैर अपनी तरफ से यूनिफिकेशन के लिए ही एक प्रकार से झगड़ रहा था, दे वर स्ट्रगलिंग इन दिस सेंस। एंड व्हेन इट केम टू इटाली, उनके तो अलग ही खैर रेवोल्यूशन शुरू होना मतलब उनको शुरू हुआ था। सो हियर वी कैन सी किस प्रकार से इंग्लैंड को एक प्रकार से उनका एक अपर हैंड यहाँ पे मिला था when it came to एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, या फिर वेल्थ एक्यूमुलेशन, या फिर जो इकोनॉमी थी वो स्टेबल थी। पूरे यूरोप में अगर हम कंपेयर करें तो वो थी स्टेबल इंग्लैंड में। Now let us understand about the textile revolution. So किस प्रकार से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये रेवोल्यूशन आया। So in 1700s, the English East India Company was sending cotton cloth from India to England. So in calico cloth made in Calicut and Dhaka muslin in Kashmir shawls were in great demand in England. Shrewd English businessmen then began to import cotton and make it into cloth in England. When the workers using old-fashioned spinning wheels and hand looms could not keep up increasing demand, a series of inventions came along to make faster spinning and weaving possible. तो यहाँ पे मैं ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो इमेजिन कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन आपके पास है क्लॉथ का जो बना हुआ है खादी का बना हुआ है, या फिर आप कह सकते हो जिसको चरखे की सहायता से बनाया गया है और जिसका प्राइस है से 100 रुपीज। और दूसरी तरफ आपके पास एक कॉटन क्लॉथ आपको मिल रहा है विच इज मेड अप ऑफ मशीन और जिसका प्राइस है 10 रुपीज, या फिर आप कंसिडर करो 50 रुपीज अगर उसका प्राइस है। सो इतना तो खैर डिफरेंस नहीं होता था, देयर वाज ह्यूज डिफरेंस, हम 10 रुपीज ही कंसिडर करते हैं। तो उसका अगर प्राइस है 10 रुपीज, तो विच वन यू विल ऑफर टू मतलब ऑप्ट टू बाय। आप नेचुरली ऑप्ट करोगे जो 10 रुपए वाला है उसको ही आप ऑप्ट करोगे। वाई? बिकॉज द टाइम टेकन फॉर क्योंकि वो एक तो आपका वो पॉकेट फ्रेंडली होगा और वो सस्ता आपको इसलिए मिल रहा है बिकॉज इट इज मशीन मेड एंड उसको उतना ज्यादा वक्त नहीं लगा। बट एट द सेम टाइम व्हेन इट केम टू द खादी क्लॉथ, होता क्या है कि उसको बहुत ज्यादा वक्त लगता था, बहुत स्किल्स लगती थी और बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगता था। सो नेचुरली उसका प्राइस जो है वो ज्यादा होता था। बट लोग क्या करते थे, क्योंकि वो पॉकेट फ्रेंडली जो चीजें थी उनको वो ज्यादा ऑप्शन में रखते थे, एंड विच वाज नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग एज वेल, क्योंकि द बैक देन पीपल वर नॉट इकोनॉमिकली, वो फाइनेंशियल कंडीशंस लोगों की उतनी ज्यादा सही नहीं थी। सो नेचुरली दे विल ऑप्ट फॉर समथिंग विच इज एब्सोल्युटली फॉर बहुत ही लो प्राइस में जो होगा वैसा। तो सेम सिचुएशन अकर हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, वो लोग कॉटन जो था इंडिया से वो वहां पे लेके जाते थे। कॉटन यानी कि कॉटन जिसके सहायता से क्लॉथ बनाया जाता है, तो वो लोग यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट किया करते थे इन इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड में वहां पे उनको they were using machines and they used to जो मैन्युफैक्चर करते थे कॉटन कपड़े वो मैन्युफैक्चर करते थे इंग्लैंड में। सो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा डिमांड आनी शुरू हो गई थी यहाँ पे कॉटन ऐसे टेक्सटाइल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक प्रकार से यहाँ पे डिमांड आना शुरू हुई बिकॉज देयर वाज सडन लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ पे तो इतना सस्ते में मिल रहा है। तो पीपल लाइक बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे क्लॉथ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग खरीदने लगे बिकॉज दैट वाज कमिंग इतने बहुत कम दाम में उनको ये सारी चीज़ें मिला करती थी। सो एकदम से यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूम देखा गया
था इन 1700, बट दिस बूम वाज देयर ओनली इन इंग्लैंड एंड बाकी जो हैंडमेड जो हैंडलूम्स थे उनको उतना ज़्यादा डिमांड नहीं हुआ करता था. सो नेचुरली व्हाट हैपेंड, जो खादी के क्लॉथ थे या फिर जो चरखा यूज़ करके जो कपड़े बनाए जाते थे उनका डिमांड बहुत धीरे धीरे कम होता चला गया, और इंग्लैंड में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे उनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ना यहाँ पे इस इरा में शुरू हुआ था. So Hargreaves invented a machine which speeded up spinning. Arkwright adopted this machine for running with water. Crompton some time later combined the advantages of the machines invented by Hargreaves and Arkwright, and these three inventions alone made it possible for England to produce thread that was finer and cheaper than any that could be produced by others or with older techniques. Then in 1785, Cartwright invented a power loom. This machine could be run by horses or bullocks, and later, when factories were set up along rivers and canals, water power was used to operate it. तो एक प्रकार से साइंटिफिक यहाँ पे डेवलपमेंट भी शुरू होना स्टार्ट हुआ था. रिसर्च बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार पे बढ़ रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन जो मैन पावर जो रिक्वायर्ड होती थी इंडस्ट्रीज को या फिर एनिमल पावर जो रिक्वायर्ड होती थी वो धीरे धीरे चेंज होती गई विद अकॉर्डिंग टू द रिसर्च. जिस प्रकार से रिसर्च आगे आगे बढ़ता चला गया, इन्वेंशंस नए नए होते चले गए, उसी प्रकार से रिवर्स की हेल्प, रिवर में जो रनिंग वाटर है उसकी मदद ली गई फॉर पावरलूम industry, and suddenly there was again this boom which was seen in this particular sector. Now speaking about the cotton gin, but enough raw cotton for feeding these machines were still not available because the process of separating the fibers from the seeds was very slow. A worker could clean only 5 or 6 pounds of cotton a clay by hand, and in 1793 Eli Whitney, an American, invented, sorry for the spelling mistake over here, they invented a cotton gin. This machine made it possible to separate the seeds from cotton 300 times faster than that of the hand. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मैन पावर यहाँ पे रिक्वायर्ड होती थी 1793 के पहले, कि जिसके तहत कॉटन से उसके सीड्स सेपरेट करने के लिए मैन पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती थी. बट 1793 में क्या हुआ, एंड देयर वाज दिस अमेरिकन हु इन्वेंटेड कॉटन गिन नाम का उन्होंने एक मशीन प्रोड्यूस किया जो मशीन सेपरेट करता था सीड्स और कॉटन को एक दूसरे से. तो ये जो प्रोसेस था, दैट प्रोसेस वाज 300 टाइम्स फास्टर देन दैट ऑफ द हैंड. तो नेचुरली जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर जो कैपिटलिस्ट थे वो लोग, नेचुरल सी बात है, व्हाई दे वुड एम्प्लॉय सम मैन, वो लेबर क्यों एम्प्लॉय करेंगे जब उनका काम इतनी तेजी से कोई मशीन कर रहा होता है. तो नेचुरली यहाँ पे फिर से जो लेबर था, जो स्किल्स थे, वो यहाँ से फिर रिड्यूस होना शुरू हो गए, एंड मैन वाज रिप्लेस्ड विद द मशीन्स. इंसान को यहाँ पे मशीन ने रिप्लेस किया, एंड देयर वाज दिस मशीन ऑफ कॉटन गिन विच वाज इन्वेंटेड, विच started separating cotton seeds from the cotton. So speaking about the blast furnaces, so with the steam power available, there a demand for more machinery. England had plenty of iron and coal to make steel and manufacture machinery, but new and cheaper ways of processing iron had to be found. The development of the blast furnaces and later the method of turning low-grade iron into steel enabled the English industries to produce steel cheaply. Thus, they could have more and better machines. तो यहाँ पे एक प्रकार से एकदम से बूम देखा गया था रिसर्च इंडस्ट्री में भी, क्योंकि यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेसेस का इन्वेंशन हुआ था, विच हेल्प देम. स्टीम का यूज़ किया जाता था यहाँ पे, और थोड़े मतलब जो लो ग्रेड जो आयन थे उनका स्टील में तब्दील वो होते चले गए, और इस प्रकार से स्टील का यहाँ पे प्रोडक्शन जो है या फिर मैन्युफैक्चरिंग एकदम से यहाँ पे बढ़ता चला गया था. एंड जब स्टील इन्वेंट हुआ, मतलब स्टील का जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से हुआ, तेज़ रफ्तार से हुआ कि धीरे धीरे स्टील ने भी यहाँ पे जगह ले ली, बिकॉज देयर वाज दिस ब्लास्ट फर्नेसेस विच वर इन्वेंटेड. सो स्पीकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन, किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन एक प्रकार से इंग्लैंड में आया था. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन इट केम टू रेलवेज, so in 1814 George Stephenson developed steam engine to haul coal from mines to ports by railways. In 1830 first railway train began to carry passengers and freight from Liverpool to Manchester.
These events were followed by the great wave of railroad construction in England and the United States. As early as 1853, in Lord Dalhousie's time, the first railroad was laid in India. तो यहाँ पे क्या हुआ, 1814 में जॉर्ज स्टीफनसन ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया, so that they can transport this coal coal from mines to ports, रेलवे यूज करके, मतलब रेलवे लाइंस जो थी वो यूज करने से. एंड इन 1830 में क्या हुआ, पहली रेल लाइन जो थी वो ले डाउन कर दी गई थी फॉर पैसेंजर्स, मतलब कि नॉर्मल लोगों को ट्रैवल करने के लिए. एंड पहली जो ट्रेन थी वो रन हुई थी 1830 में फ्रॉम लिवरपूल टू मैनचेस्टर विच इज इन इंग्लैंड. सो ये जो इवेंट्स थे, एकदम से उन्होंने कंस्ट्रक्शन और रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन को एकदम से बूम कर दिया गया था, बिकॉज देयर वाज दिस इन्वेंशन ऑफ स्टील एज वेल यहाँ पे शुरू हुआ था. एंड इन 1853 1853 में लॉर्ड डलहौसी यहाँ पे इंडिया के वाइसरॉय थे, तो उनके टाइम पे क्या हुआ, फर्स्ट रेल रूट जो था इंडिया में लेट डाउन कर दिया गया था. सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन दैट केम इन व्हेन इट केम टू रोड लाइंस जो थी उनमें. So the need to transport raw materials and manufactured products led to the improvement of roads and the digging of canals in England and other countries. So McAdams devised the method of making पक्का और macadamized roads. तो यहाँ पे पक्के roads जो थे उनका इन्वेंशन आना यहाँ पे होना शुरू कर दिया गया था. इंडिया में कच्चे रोड्स बहुत ज़्यादा थे, तो उनका एक प्रकार से यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ पक्के रोड्स के साथ. एंड व्हेन इट केम्स टू कनाल्स, सो टू एक्सपांड द फैसिलिटीज फॉर ट्रांसपोर्ट बाय वाटर much cheaper than overland England began connecting rivers and lakes with canals. So canals building spread to Europe and America and was a big help in providing cheaper transportation, especially after steamboats came into use. तो यहाँ पे canals डेवलप होना शुरू हुआ था, बिकॉज इंग्लिश जो थे उनको वो वाली जो नर्व्स होती है, लाइक मतलब डेवलपमेंट की जो नर्व्स होती है उन्होंने अच्छी तरह से पकड़ ली थी. एंड दे स्टार्टेड डूइंग दिस, मतलब उन्होंने जाना कि किस प्रकार से हम चीप वेज यूज करके हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे किस प्रकार से बेनिफिट मिल सकता है. तो इन सारी चीजों पे वो लोग फोकस किया करते थे. एंड व्हाट दे डिड इज, उन्होंने कनाल्स का यहाँ पे यूज करना शुरू किया, बिकॉज दे डिस्कवर्ड कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादा सस्ता पड़ता है इफ वी कंपेयर दैट विथ रेलवे रूट्स, या फिर आप रोड ट्रांसपोर्टेशन के मामले में अगर आप बात करो तो उन्होंने यहाँ पे कनाल्स डेवलप करना शुरू किया, मतलब कनाल्स को बिल्ड करना यहाँ पे उन्होंने शुरू किया. सो देन केम द पोस्टल रेवोल्यूशन. एक प्रकार से मतलब हर एक सेक्टर में यहाँ पे रेवोल्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. व्हेन इट केम टू ट्रांसपोर्ट, या फिर पोस्टल रेवोल्यूशन, या फिर आप कहो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. बट एट द सेम टाइम हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे किस प्रकार से एग्रीकल्चर में भी एक प्रकार का बूम यहाँ पे देखने को मिला. एक रेवोल्यूशनाइज पूरी जो वक्त था 1700 से शुरुआत से लेकर, तो पूरा जो वक्त था वो इन्वेंशंस का वक्त था. बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस होती, हर फील्ड में रेवोल्यूशंस होते चले गए, और लोगों का दिमाग भी उसी प्रकार से डेवलप होना शुरू किया. लाइक लोगों के मन में भी वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज, क्रांति के विचार यहाँ पे आना शुरू हुआ था. तो हम इट वोंट बी रॉन्ग टू से कि ये पूरी जो वक्त था हर साइड में, हर सेक्टर में लोगों के दिमागों में तक भी यहाँ पे रेवोल्यूशंस आना, क्रांति आना शुरू हुआ था. तो इट वुडंट बी रॉन्ग टू से ये जो पूरा वक्त था वो क्रांति का वक्त था. सो इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्ड इन कैरिंग मैसेजेस एज वेल एज पीपल एंड गुड्स. Rowland's Hill idea of the penny post, fast and cheap communication by letter, began to operate in England in the early 19th century. Soon it was adopted in other countries, including India. People could thus send letters to and from all parts of the country at the same low rate regardless of the distance. Business concerns took advantage of penny post in their buying and selling transactions far and near. तो यहाँ पे क्या हुआ, पोस्टल रेवोल्यूशन, लेटर्स यहाँ पे या फिर आप कहो टेलीग्राम यहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा यहाँ पे शुरू हुआ था, क्योंकि लोगों को पता चला कि आप थोड़े से पैसे दे करके आप अपने जो मैसेजेस हैं वो अपने रिश्तेदार या फिर आपके जो क्लोज लोग हैं उनको आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो. तो इसका जो फायदा है वो बिजनेसमैन्स जो थे या फिर जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने भी यहाँ पे लेना शुरू किया. उन्होंने क्या किया, बाइंग एंड ट्रांजैक्शन का जो बाइंग एंड सेलिंग का जो एंटायर जो
प्रोसेस था, उन्होंने पोस्ट के द्वारा उन्होंने शुरू करना स्टार्ट किया. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू सिंपली, उनको पता चलता था कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर प्लेस पे आप हमारा बायर है, तो देर वॉज दिस डील विच वॉज सैंक्शन, मतलब वो डील कर देते थे. एंड दे यूज्ड टू सेंड देयर गुड्स थ्रू पोस्ट टू दिस पीपल एंड दोज पीपल यूज्ड टू देन सेंड मनी ऑर्डर टू देम. सो यहाँ पे उनका पर्सनली जाना यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब इट गॉट स्टॉप्ड. पर्सनली लोगों को यहाँ पे जाना शुरू नहीं, मतलब वहाँ पे वो स्टॉप हुआ पर्सनल, और उनका वक्त भी यहाँ पे सेव हुआ. एंड एक ऑथराइज्ड यहाँ पे एक सिस्टम शुरू हुआ जिसका नाम था पोस्टल सर्विस. और एक प्रकार से इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी रेवोल्यूशन आना एक प्रकार से शुरू हुआ. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास. ये जो था हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड का, वो हमारा पार्ट 1 था इस एंटायर टॉपिक का. इस डोंट मिस आउट द पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज हम इसमें पार्ट 2 में जो है हम इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के बारे में जानेंगे. हम जानेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, किस प्रकार से हाउसिंग, चाइल्ड लेबर्स या फिर लेबर लॉज, किस प्रकार से ट्रेड यूनियंस इवॉल्व हुए. तो ये सारे टॉपिक्स हम जानेंगे. वी विल ऑल्सो कवर अबाउट द सोशलिज्म दैट हैड बूम्ड इन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो इसका पार्ट 2 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए. सो डोंट मिस आउट द पार्ट 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट when it comes to industrial revolution. So guys, that's all for this particular class. If you like this video, do hit the like button. अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन भी वहां पे प्रेस कीजिएगा. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन so you can get notified every time we are on YouTube. So stay connected to us, and as always, God bless you all.